हेलो दोस्तों, मैं प्रेम स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल D4 एजुकेशन पर, जहां आज हम जानेंगे राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम हेनरी नियम से किस प्रकार समानता रखता है या अंतर क्या है, राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है, राउल्ट का नियम किन किन बिलियन पर लागू होता है, जिन पर लागू होता है उन्हें क्या कहते हैं, जिन पर नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। राउल्ट का नियम। किसी ब्लैक में कोई आवासशील विलय मिलाने पर उसके बाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वह विलय के मोल अंश के बराबर होता है। यही राउल्ट का नियम है। अब समझो, किसी ब्लैक में कोई आवासशील विलय मिला रहे हैं, इस दौरान जो ब्लैक के बाष्पदाब में कमी आएगी वो बराबर होती है मोल अंश के। यही राउल्ट का नियम है। तो P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इक्वल एक्स। एक्स यहाँ क्या है? मोल अंश, और किसके? विलय के। जैसे हमारे पास ये बिलियन दिया हुआ है, इसमें दो घटक हैं, एक ए और एक बी। तो इसमें एक विलय रहा होगा और दूसरा विलायक। अब आगे समझो इसको। अब यहाँ देखो, अगर सपोज मुझे ए के मोल अंश निकालने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा? एक्स से इक्वल एन ए। सबसे पहले मैं जिसके निकालने होते हैं उसको ऊपर रखता हूँ, अपॉन में टोटल। यही मोल अंश है, हमने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। अगर यही मैंने बी के निकालने होते तो एक्स बी इक्वल यहाँ पर एन बी लिख लेता है और अपॉन में टोटल, यानी एन ए प्लस एन बी। अब इसे आप ऐसे समझो, सपोज इसे हम n1 मान लेते हैं और इसको हम n2 मान लेते हैं। यानी जो n1 है वो हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं विलय के लिए, और जो n2 है और वो हम बात कर रहे हैं विलायक के लिए। तो सपोज अगर मुझे विलय के लिए निकालना है तो x n1 इक्वल मैं क्या लिख सकता हूँ? n1 अपॉन n1 प्लस n2, यही लिख सकता हूँ। n1 का मतलब यहाँ पर क्या देंगे? यहाँ n1 का मतलब विलय के लिए बोल रहे हैं हम लोग, और n2 का मतलब किसके लिए बोल रहे हैं? विलायक के लिए। तो क्या लिख पाएंगे? विलय के लिए बोल रहे हैं तो एक्स एन वन इक्वल कितना आ जाएगा? n1 अपॉन में n1 प्लस n2। तो इस वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर हमने पुट कर दी। ठीक है, यहाँ जो n1 है, अब n इक्वल कितना होता है? w अपॉन m, और n1 इक्वल कितना हो जाएगा फिर? w1 अपॉन m1। w1 और m1 ये किसको दर्शा रहे हैं? जो w1 है ये दिखा रहा है विलय के भार को, और m1 है वो किसे दिखा रहा है? विलय के अणुभार को। इसी प्रकार जो n2 है, n2 इक्वल w2 अपॉन m2। जो n2 है वो क्या दिखा रहा है? वो दिखा रहा है विलायक के मोल को, और w2 क्या है? w2 है विलायक का भार, और m2 क्या है? विलायक का अणुभार। आगे ध्यान दो, किसी तनु विलयन में n1 का मान n2 के सापेक्ष बहुत कम होता है। मतलब जब हम तनु विलयन की बात करेंगे तो वहाँ क्या होता है? जो n1 का मान होता है, अर्थात जो विलय के मोल होते हैं वो कम होते हैं विलायक के मोल के सापेक्ष। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? जो हर है, जो डिनोमिनेटर था वहाँ हम n की वैल्यू छोड़ देंगे। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था क्या था? P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इक्वल n1 अपॉन n1 प्लस n2। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग? अगर तनु विलयन की बात करेंगे तो वहाँ हम n1 छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं, तब आपको ये ध्यान रखना है। तो n1 इक्वल w1 अपॉन m1 और n2 इक्वल w2 अपॉन m2। ये दोनों वैल्यू उठाओ। यहाँ हमने n1 की वैल्यू पुट करी और यहाँ n2 की, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अंदर वालों की अंदर वाले से मल्टीप्लाई, बाहर वालों की बाहर से मल्टीप्लाई, और सोल्व करने पर हमें मिलेगा P0 माइनस पी एस अपॉन P0 इक्वल w1 डॉट m2 अपॉन m1 इंटू w2। P0 क्या है? विलायक का बाष्पदाब। PS क्या है? विलयन का बाष्पदाब। w1 क्या है? विलय का भार। m2 क्या है? विलायक का अणुभार। m1 क्या है? विलय का अणुभार। w2 क्या है? विलायक का भार। ठीक है, आगे समझो। राउल्ट नियम तथा हेनरी नियम में समानता एवं अंतर। अब समानता क्या है इस बात को सबसे पहले समझते हैं। तो समानता में नंबर 1 जानो कि दोनों नियम ही गैसों और विलयन के व्यवहार को समझाते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं हेनरी का नियम, वहाँ भी हम गैस से संबंधित बातें करते हैं, और जब हम पढ़ रहे हैं राउल्ट का नियम तब भी हम गैसों से संबंधित ही बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है, दोनों नियमों के अनुसार एक अवयव का बाष्पदाब उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। जब हम हेनरी लॉ पढ़ के आते हैं तब हम वहां भी जानते हैं कि जो दाब होता है वो मोल अंश के समानुपाती होता है। और अंतर समझो, जो राउल्ट का नियम है वो विलयन के गैसीय और तरल अवस्थाओं के बीच संतुलन समझाने में या समझने में मदद करता है, जबकि जो हेनरी का नियम है
वो गैस की द्रव में घुलाव की प्रवृत्ति को समझाने में या समझने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट समझो राउल्ट नियम की सीमाएं, लिमिटेशन क्या है इसकी। तो नंबर 1 है राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। मतलब किस पर होता है? तनु विलयन पर होता है। जब सांद्र विलयन की बात करेंगे तो उससे विचलन प्रदर्शित करता है। सेकंड है यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है। थर्ड है विद्युत अपघटन के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था कि तनु विलयन पर लागू होता है और जैसे ही सांद्र विलयन की बात करेंगे तो वहां पर विचलन प्रदर्शित करेगा। सेकंड क्या था? ये केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। थर्ड क्या था? विद्युत अपघटन के विलयनों पर लागू नहीं होता है। अब हम समझते हैं आदर्श विलयन। जो विलयन प्रत्येक सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। और यही मैं अनादर्श विलयन की बात करूं तो जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं।